तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। और ये हमारा एक मॉड्यूल रिवीजन सेट है ये 2025 के लिए प्री टारगेट के हिसाब से। तो इसमें मतलब कुछ प्रश्न हैं, उसका हमने मतलब क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ उसका डिटेल्स आंसर भी है। आई होप कि कुछ काम आए आपके। देखें जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कुछ इस तरह है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? विकल्प पनुषणी, विपास, अस्किनी या वितस्ता। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वितस्ता था। और परुषणी जो है, परुषणी अगर की हम बात करें तो परुषणी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था, जबकि विपास की हम बात करें तो व्यास नदी का प्राचीन नाम था। और अस्किनी की अगर हम बात करें तो अस्किनी चेनाब नदी का नाम था। थोड़ी सी अगर हम इन नदी के बारे में बात करें तो जो नदी है रावी, चेनाब, व्यास, सतलुज, झेलम, ये अगर इनकी बात करें तो ये सभी जो है सिंधु नदी तंत्र की हिस्सा है, यानी कि सिंधु नदी में ये शामिल है। तो थोड़ी सी हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और ये जो 5 नदियां हैं सिंधु के सहायक, जिसमें शामिल है सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ये बाईं ओर से सिंधु में आके मिलती हैं। इसके अलावा जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगिट अन्य नदियां हैं जो कि बाईं तरफ से मिलती हैं आकर। इसके अलावा दाईं ओर से अगर हम बात करें सिंधु नदी की सहायक नदी की, तो इसमें श्योक शामिल है, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये नदियां हैं जो कि दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। इसके अलावा ये जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी है यह अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नदी है सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और चीन, यानी कि हालांकि इसकी उत्पत्ति जो है चीन के पास होती है, तो ये 3 देश से होकर बहती है। और बात करें कि यह जो किन शहरों से होकर गुजरती है, तो शहरों में शामिल है लेह, दासू, बेसम, थाकोट, डेरा इस्माइल खान, सुक्कुट, हैदराबाद। तो ये हैदराबाद शहर जो है असल में पाकिस्तान का शहर है, वहाँ से गुजरता है। इसके अलावा सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिससे भारत क्या है सिंधु समेत झेलम और चेनाब के 20% भाग का, जबकि रावी, सतलज और ब्यास के जल का 80% उपयोग करता है। इसके अलावा इस नदी पर तारबेला डैम बनाया गया है। साथ ही साथ सिंधु नदी पर पाकिस्तान के द्वारा गुड्डू बैराज, सक्कूर बैराज और कोटरी बैराज का निर्माण किया गया है। और सिंधु नदी की खास बात एक ये भी है कि सिंधु नदी तंत्र में या सिंधु नदी में सिंधु डॉल्फिन पाए जाते हैं, जो कि इस नदी की मतलब सिर्फ इसी नदी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा सिंधु नदी में 2 प्रकार के उदबिलाव या उटेर भी पाई जाती हैं, जिनकी 2 प्रजातियां हैं। एक तो है यूरेशियन उदबिलाव और दूसरा है स्मूथ कोटेड उटेर। और इसके अलावा सिंधु नदी में 180 किस्म की स्वच्छ जली मछली की प्रजाति पाई जाती है। और ये जो सिंधु नदी की जो 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, ये मीठन कोट के पास सिंधु नदी से मिलती हैं। इसके अलावा सिंधु नदी के किनारे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, जो कि लेह में अवस्थित है। और ये जो हेमस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है यह बर्फीले तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, और जो यह नेशनल पार्क हमारे ही देश का है। और इसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। थोड़ी सी सिंधु के सहायक अगर हम झेलम नदी की बात कर लें, तो झेलम नदी जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है, तो यह पीर पंजाल पर्वत के नीचे स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है, जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और यह चेनाब नदी से आगे जाके मिलती है और लास्ट में फिर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके अलावा झेलम नदी को कश्मीरी भाषा में व्यथा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियों में लिद्दर, नीलम और सिंध नदी हैं, जो इसकी दाएं तरफ से आकर मिलती है। और झेलम नदी जो है यही नदी वुलर झील को पानी प्रदान करती है। इसके अलावा डल,
दल झील, गंगावल झील और निगीन झील को भी इससे पानी प्राप्त होता है। यानी कि झेलम नदी के द्वारा ही वुलर झील, डल झील, गंगावल झील और निगीन झील को पानी प्राप्त होता है। और झेलम नदी पर बने डैम की अगर हम बात करें तो शामिल है इसमें मंगला डैम 1967 में निर्मित और रसूल बैराज 1967 में बना ये, त्रिम्मू बैराज 1939 में और उरी डैम जो कि 480 मेगावाट की विद्युत परियोजना है, ये यहीं पर स्थित है। किशन गंगा जल विद्युत घर ये 330 मेगावाट का है। चेनाब नदी की बात करें तो लाहौल के बड़लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियां निकलती हैं। तो इन दोनों के आगे मिलने से, मतलब तांडी में जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ ये आपस में मिलती हैं, तब यह नदी चेनाब कहलाती है। इसकी लंबाई जो है कुल 960 किलोमीटर है। इसके अलावा ऋग्वेद में चेनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। यानी कि अस्किनी इसका प्राचीन नाम तो है ही, लेकिन अगर प्रश्न ये उठता है कहाँ कहा गया है, तो ऋग्वेद में इसके बारे में विवरण दिया गया है और इसे अस्किनी नदी कहा गया है। इसके अलावा चेनाब नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी, उसका नाम है मरुसादर, और इस पर कुछ बांध हैं जिसकी अगर हम बात करें तो सलल बांध है जो कि 690 मेगावाट का है, जल विद्युत परियोजना है ये। इसके अलावा बगलिहार बांध है जो कि डोडा जिला में स्थित है, ये भी जल विद्युत परियोजना में शामिल है। इसके अलावा दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना जो कि 390 मेगावाट का है, ये किश्तवाड़ जिला में स्थित है। और पाकल दुल डैम, ये भी जो ये डैम है चेनाब नदी के सहायक मरु सादर नदी पर बनाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है इसी डैम का विरोध कर रहा था, पाकल दुल डैम का, ठीक है। और पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो पाकिस्तान की चेनाब नदी पर 3 बांध हैं, जिसमें एक है मराला हेडवर्क्स जो कि सियालकोट के समीप है, दूसरा है खांकी हेडवर्क्स जो कि गुजरांवाला जिले में है, और त्रिम्मू बराज जो कि झांग जिले में स्थित है। रावी नदी की अगर हम बात करें तो यह कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कि राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। और रावी नदी की अगर हम पुराने नाम की बात करें तो परुषणी नाम है इसका, ठीक है। और इसकी सहायक नदी सीडल है जो कि इसके दाएं तरफ से आके मिलती है। इसके अलावा यह 320 किलोमीटर भारत में बहती है। इसके अलावा इस 320 किलोमीटर में 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में और 162 किलोमीटर पंजाब में बहती है रावी नदी। इसके अलावा यह पंजाब के गुरुदासपुर और अमृतसर शहर के समीप से होकर गुजरती है। साथ ही साथ इस पर चमीरा डैम, रंजीत सागर डैम बनाया गया है। और ये जो रंजीत सागर डैम है ये असल में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बना हुआ है। थोड़ी सी व्यास नदी की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से इसका उद्भव होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और जो राजशेखर है उनकी जो रचना है काव्य मीमांसा, उसमें इस नदी का उल्लेख है जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राज्य की सीमा के बारे में उसमें उन्होंने बताया है। इसके अलावा इन पर 2 डैम हैं, पोंग डैम और पदोह डैम। सतलुज नदी की बात करें तो यह राममान सरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है और सतलुज नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है और ये सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। साथ ही साथ भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। और स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। दाएं तरफ से इसमें आकर व्यास मिलती है और बाएं तरफ से आकर बास्पा नदी मिलती है, जो कि यह नदी भी, जो सतलुज नदी है, ये पाकिस्तान, इंडिया और चीन में बहती है। और सतलुज नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर भाखड़ा डेंगल बांध बना हुआ है। साथ ही साथ नतफा जकरी डैम भी है जो कि 1500 मेगावाट क्षमता है, 2005 से बनाया गया था इसको। इसके अलावा यह भारत के संदर्भ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा कि वितस्ता, डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? माल्थस के लगान सिद्धांत पर, या स्मिथ के लगान सिद्धांत पर, या रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर, या मार्क्स के लगान सिद्धांत पर?
तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये जो राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसी भी बिचौलिए को नहीं रखता था। बस ये था कि जो किसान हैं उनसे सीधे कॉन्ट्रैक्ट था कि मतलब आप समय पर हमको राजस्व दीजिए, और इसके लिए सनसेट प्रणाली अपनाई जाती थी, यानी कि आपको शाम होने से पहले निश्चित समय को राजस्व दे दिया जाएगा। और ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी या जो राजस्व व्यवस्था थी ये ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित था जहाँ पर भूस्वामित्व खंडित था, यानी कि छोटे छोटे खेत के आकार थे, मतलब जोत की आकार जो थी वो छोटी थी, वहाँ पे प्रचलित था ये। इसके अलावा क्या हुआ था कि सन 1820 में मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम थॉमस मुनरो था, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया और ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के तहत यानी कि रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई जिसमें किसानों को मालिकाना हक दिया गया, और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर न किया जाकर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। तो इसीलिए मतलब बंगाल में और मद्रास और बम्बई जैसे जगहों में मतलब ज़मींदारी प्रथा नहीं चला, क्योंकि यहाँ शुरुआत कर दी गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन जो राजस्व संग्रह की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित था। मतलब इसका सिद्धांत ये है कि जो भू राजस्व है या किराया है ये भूमि की विभिन्न उर्वरता के कारण भूस्वामियों द्वारा जो अर्जित अधिशेष आय है उसे हम ले लेंगे, ये इसका सिद्धांत है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी, रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से पहिए से बने बर्तन होते थे जिन्हें विभिन्न आकार और माप में बनाया जाता था, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं होता था। ठीक है, और अगला कथन है कि वे चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक से बने विभिन्न मोर्टार और सीमेंट का उपयोग करते थे। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या तो ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से पहिए से बने बर्तन होते थे। सही बात है, चाक से बनाया करते थे बर्तन, बड़ा खूबसूरत बना करता था, जिन्हें विभिन्न आकार और माप में बनाया जाता था, सच है, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं होता था। तो ये यहाँ पे रंग नहीं होता था ये कथन असत्य है, क्योंकि ये सफ़ेद, लाल और काले कलर के मिले हैं। तो यहाँ पे अंतिम कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। तो पहला कथन जो फिलहाल असत्य है। दूसरा कथन है कि वो चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक से बने विभिन्न मोर्टार और सीमेंट का उपयोग करते थे, तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए विकल्प। अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं कि असम के सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम में जो सत्र हैं उनके बारे में पूछ रहा है, ये बताना है आपको, इन पर विचार करना है। पहला कथन है कि सत्र वैष्णव संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए 16वीं शताब्दी के नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के हिस्से के रूप में बनाए गए मठवासी संस्थान है। और दूसरा कथन है कि इन सत्रों की स्थापना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के केंद्र के रूप में की गई थी। और तीसरा कथन है कि अहोम शासनकाल के दौरान असम भर में अधिकांश सत्र नष्ट हो गए थे। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि इनमें से केवल दो कथन सही हैं, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा कथन जो है ये गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाबोधि मंदिर में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, जहां उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है। और दूसरा कथन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा उपदेश देने का प्रतीक है। तीसरा कथन है कि सारनाथ में जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पत्थर की मूर्ति में हाथ की मुद्रा है, जिसे धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है। और चौथा कथन है कि खड़े बुद्ध की मूर्तियां निर्वाण तक पहुंचने के बाद शिक्षा देने के लिए उठने का संकेत देती हैं। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। केवल एक,
केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि केवल 3 कथन सही है। इसमें पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। जो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है ये उस उपदेश देने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये क्या होता है कि इस मुद्रा में जो दाहिने हाथ की उंगली है उससे भूमि को छूना शामिल है, जबकि बाईं हाथ की उंगली है उसको गोद में रखा जाता है। तो ये मुद्रा क्या है, बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण को बताता है, यानी कि जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस क्षण को बताता है, और ये बताता है कि पृथ्वी की तरफ संकेत करता है कि पृथ्वी उसके ज्ञानोदय की साक्षी है, यानी कि पृथ्वी जो है उसका गवाह है। भूमि स्पर्श मुद्रा में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 3, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि वॉकिंग बुद्ध के मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि जिसमें बुद्ध चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि चलने वाले हैं वॉकिंग बुद्धा। वॉकिंग बुद्ध की मूर्तियां या तो ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए या उपदेश देने के बाद लौटते हुए दर्शाती हैं। दूसरा कथन है कि यह बुद्ध की सबसे आम मुद्रा है और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में देखी जाती है। अब बताना कि इनमें से कितने से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो न तो 1 और न ही 2। तो यहां पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है ना, जो पहला कथन है वो सही है, क्योंकि सिर्फ पहला कथन सही है। पहला कथन है कि वॉकिंग बुद्ध की मूर्तियां या तो ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए या उपदेश देने के बाद लौटते हुए दर्शाती हैं, ये सच है। दूसरा कथन है कि यह बुद्ध की सबसे आम मुद्रा है, ठीक है, ये बुद्ध की सबसे आम मुद्रा है और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में देखी जाती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में सिर्फ थाईलैंड में ऐसी मुद्राएं देखी जाती हैं, इसलिए कथन 2 जो है ये असत्य है। यहाँ पे सिर्फ एक कथन जो है, पहला कथन, ये सत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों और छवियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि जो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति आप देखते हैं उनके बारे में आपको विचार करना है। पहला कथन है कि लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा कथन है कि लेटे हुए बुद्ध को पहली बार गांधार कला में दर्शाया गया था। और इसी में तीसरा कथन है कि लेटे हुए आसन थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में अधिक प्रचलित है। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। 1, 2, केवल 3, 2, 3 या 1, 2, 3। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही हैं, है ना। तो ये जो लेटे हुए बुद्ध हैं इन्हें पहली बार गांधार कला में, यानी कि कला की जो शैली है गांधार शैली, उसमें दर्शाया गया था। और ये लेटे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है या छवि है ये बुद्ध की अंतिम बीमारी के बारे में बताता है, जब वो भोजन किए थे और मूर्छित हो गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि भारत में लगाए जाने वाले किसी भी कर को राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए। और तीसरा कथन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कराधान की समवर्ती शक्ति है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, 1 और 3 या 1, 2, 3। यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 कथन सही है, 3 नहीं है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कराधान की समवर्ती शक्ति है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 कथन सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। और दूसरा कथन है कि राज्यपाल को हमेशा मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर काम करना होता है और वह सदन को बुलाने के बारे में खुद निर्णय नहीं ले सकता। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे
केवल कथन एक सही है, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 175। ठीक है, कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझता है। ठीक है, तो केवल कथन एक सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि राजनीतिक दल राज्यसभा चुनावों में विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते। और तीसरा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा जो है मतपत्र विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित आम चुनावों के लिए लागू है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, 1 और 2, 2 और 3, या 1 और 3, या केवल 3। तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से या कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही होगा वो पहला नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 और 3 है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि राजनीतिक दल जो है राज्यसभा चुनावों में विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा संविधान में या कानून में कुछ ऐसा है ही नहीं। और तीसरा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सिर्फ जो नोटा का विकल्प है ये आम चुनाव पर ही किए जाते हैं। मतलब इसे 2014 के आसपास राज्यसभा के चुनाव के लिए किया गया था कि इसमें लाया जाए, परंतु मना कर दिया गया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, एम खानविलकर साहब थे जज साहब, उन्होंने मना किया कि इससे दिक्कत होगा क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो 2 और 3 जो हैं ये सही हैं। और पहला कथन कि संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक ऐसा है जो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो उच्च सदन में या निम्न सदन में, और किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होंगे वो सिर्फ 2 और 3 होंगे, यानी कि बी विकल्प। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा कथन है कि भारत का संविधान सभी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करता है। बताना है कि इनमें से कौन सा या से गलत है। केवल 1, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या तो न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो सत्य है, तो वो होगा नहीं, बल्कि दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान जो है सभी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए, तो पिछड़े वर्ग में एसटी और एससी को शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 कथन जो है वो गलत है। और अगला क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएमएवाई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। पीएमएवाई में शहरी और ग्रामीण दोनों आवास योजनाएं शामिल हैं। यह योजना गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये तो साथिया हमारा मॉड्यूल रिवीजन सेट 1 था ये, है ना। तो बाकी कुछ और क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट में, तब तक तैयारी करते रहें। नमस्कार।